अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन पे बात करने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है और ऐसे कौन से काजेस हैं जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स माने जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द कॉजेस which are responsible for inflation in any economy on the planet। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, या फिर इंट्रोडक्शन टू इन्फ्लेशन पे हम जब बात करेंगे। इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोवर्शियल टर्म है। अब कंट्रोवर्शियल टर्म क्यों है, वो इस एतबार से जब इसको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने डिफाइन किया था कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, तब से लेकर इसके डेफिनेशन में मॉडिफिकेशंस होती गई कि इन्फ्लेशन असल में इन चीजों की बिना पर होता है। इन्फ्लेशन फलाना चीजों की बिना पर होता है इकोनॉमी के अंदर, और जो रेस्पॉन्सिबल एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा चेंजेस आई एज पर द परसेप्शंस एंड व्यूज होल्ड बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। अगर हम नियो क्लासिकलिस्ट की बात करें तो नियो क्लासिकलिस्ट का यह मानना था कि किसी इकोनॉमी के अंदर जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है और उस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे जब क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाता है, उस इंक्रीमेंटल मनी सप्लाई की बिना पर इकोनॉमी के अंदर गैलोपिंग राइज इन प्राइसेस नमूदार होते हैं, और उस चीज को इन्होंने इन्फ्लेशन का नाम दिया। अब गैलोपिंग राइज इन प्राइसेस का मतलब यहां पर यह हुआ कि प्राइसेस जो है वो स्विफ्टली इंक्रीज होने लगे, वो अनकंट्रोलेबल मैनर में इंक्रीज होने लगे, और इस सिचुएशन को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने बता दिया कि ये एक डिस्ट्रॉइंग डिजीज इकोनॉमी के अंदर है। और ये डिस्ट्रॉइंग डिजीज जो है ये एरप्ट होती है किस वजह से? विद अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ मनी, विद अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ मनी की वजह से। और ये डिजीज जो है ये पूरी इकोनॉमी को अपने लपेट में ले लेता है, और इकोनॉमी में इसके बुरे नताइज जो है वो उजागर होते हैं। ठीक है ना। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स में कई सारे इकोनॉमिस्ट्स ने इसको डिफाइन किया। कुछ एक डेफिनेशंस पे अगर हम बात यहां पे करेंगे, जैसे इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मोर रैपिड इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी देन आउटपुट। यानी इसका मतलब ये हुआ, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और किसी भी जगह पे जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो वो इन्फ्लेशन जो है मॉनेटरी फिनोमिना है, मॉनेटरी फिनोमिना। और इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर और किसी भी जगह जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है, अगर वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द आउटपुट, यानी एक इकोनॉमी के अंदर अगर क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है नस्बतन जितना उस इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो, तो ये बेसिक काज बनता है उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का। ठीक है ना। अच्छा, फिर एक बार अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट को कहा जाता है, एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल होता है और प्राइसेस जो है वो राइज होते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर प्राइसेस जो है वो राइज होते हैं और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल होता है। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कम पैसों से ज्यादा चीजों को खरीदा जाता है, और दूसरी सिचुएशन जहां पर ज्यादा पैसों से कम चीजों को खरीदा जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। पहली सिचुएशन जहां पर कम पैसों से ज्यादा चीजों को खरीदा जाता है, उस समय वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, और प्राइसेस उतने ज्यादा राइज नहीं हुए होते। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब ज्यादा पैसे से कम चीजों को खरीदा जाता है, इसमें वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल हुआ होता है
और प्राइस जो है वो काफी ज्यादा राइज हुआ होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन जब किसी इकोनॉमी के अंदर हो तो बस उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, या कह सकते हैं कि स्टडी या इन्फ्लेशन मीन्स स्टडी एंड सस्टेन्ड राइज इन प्राइसेस। यानी इन्फ्लेशन वो चीज होती है जहां पर किसी इकोनॉमी में स्टेडी एंड सस्टेन्ड मैनर में प्राइसेस जो है वो राइज होते जाते हैं। वी कॉल्ड इट एज इन्फ्लेशन। सादा अल्फाजों में अगर हम यूं समझाएं कि इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजिंग more rapidly in comparison to the growth rate of demand for money, we called it as responsible factor of inflation. या हम यूं कह सकते हैं कि when expansion in money supply is taking place, in such a situation, value of money falls and prices automatically rise. एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो निस्बतन जितनी इकोनॉमी के अंदर डिमांड फॉर मनी हो, तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू ऑफ मनी वो फॉल होता है, ठीक है ना। और जब वैल्यू ऑफ मनी फॉल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस जो उस इकोनॉमी के अंदर हैं वो स्विफ्टली इंक्रीज होते हैं, वो स्टेडली इंक्रीज होते हैं, और इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब न्यू क्लासिकलिस्ट जो थे वो इनका यही मानना है कि एक इकोनॉमी के अंदर जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एग्जिस्ट होती है या एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब उस इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, उस एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी की वजह से उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन नमूदार होती है। तो न्यू क्लासिकलिस्ट का यह मानना है कि इन्फ्लेशन जो है ये फंडामेंटली एक मॉनेटरी फिनोमिना है। तो हम ये कंक्लूजन यहां पर ड्रा कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोसेस होता है कि वहां उस इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है वो रफ्ता रफ्ता इंक्रीज होती जाती है, तो बस उस प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस को इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन केनीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जेम्स लॉर्ड केनीज जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका क्या मानना है इन्फ्लेशन को लेकर? क्या वो हर एक चीज से सहमत हैं? क्या वो हर चीज को बिल्कुल सही मानते हैं जो उनसे पहले इकोनॉमिस्ट्स ने बयान की थी? चलो इस पे एक नजर डाल देते हैं। लॉर्ड केनीज जो है उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी में जो भी क्लासिकलिज्म ने बात कही थी इन्फ्लेशन को लेकर, उसको थोड़ा ही पुट एट द रेस्ट ऑल द थिंग्स। वो नहीं मानते थे कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो उन्होंने क्या बात बता दी? उन्होंने बता दिया देयर बीइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी जेम्स लॉर्ड केनीज का यह मानना था कि जब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हो और अगर उस सिचुएशन पे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, तो उस इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई की वजह से उस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है ये साइमल्टेनियसली बढ़ जाते हैं। किस समय? जब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, जब इकोनॉमी की सिचुएशन में हो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, और उस समय में जो मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है, उस मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से उस इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये तीनों चीजें जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, अगर आउटपुट लेवल बढ़ जाता है और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो ये तीनों चीजें जो है किसी भी इकोनॉमी में जब होती हैं तो इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे इंडिकेटर्स माने जाते हैं या बहुत अच्छा तस्वीर किया जाता है। ठीक है, अच्छा,
जेम्स लॉर्ड केनीज ने क्या किया, उन्होंने अपनी बात को स्टार्ट कहां से किया, डिप्रेशन पॉइंट से। अब डिप्रेशन पॉइंट के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज होगा, तो अगर आप लोगों ने ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा, उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो वहां पर एक फेज होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन फेज, ठीक है ना, या डिप्रेशन पॉइंट हम जिसको बोलते हैं, या जो उसका सबसे मिनिमम वाला पॉइंट होता है वो टफ कहलाता है, ठीक है ना। तो डिप्रेशन पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया एक इकोनॉमी के अंदर। वो डिप्रेशन पॉइंट पे क्या अपनी बात कहते हैं, एज मनी सप्लाई इंक्रीज आउटपुट एट फर्स्ट राइजेस प्रोपोर्शनेटली। डिप्रेशन पॉइंट पे जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, तो उस इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई की वजह से वहां पर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, और यानी फर्स्ट जो आउटपुट वहां का होता है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है। यानी जब इकोनॉमी डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन पॉइंट पे, और उस डिप्रेशन वाले पॉइंट पे जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है, तो उसकी वजह से आउटपुट जो है वो इंक्रीज होने लगता है, राइज होने लगता है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना। बट एज एग्रीगेट डिमांड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट राइज फर्दर, यानी उसके बाद जो ही एग्रीगेट डिमांड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है और बढ़ने लगता है, ठीक है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट एंड सर्टन बोटलनेक्स अपीयर एंड प्राइसेस स्टार्ट राइजिंग। यानी डिप्रेशन पॉइंट पे जब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, तो उस मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से आउटपुट जो प्रोपोर्शनेटली राइज होता है, तो ये प्रोसेस जो जो बढ़ता जाता है। इस पॉइंट के बाद जब एग्रीगेट डिमांड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो फर्दर राइज होता है, तो उसके बाद क्या एक सिचुएशन क्रिएट होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट, ठीक है ना। और जब डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो सर्टन टाइप ऑफ बोटलनेक्स जो है वो इकोनॉमी के अंदर अपीयर होते हैं, और उन सर्टन बोटलनेक्स ऑफ अपीयरेंस की बिना पर उस इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं दे स्टार्ट राइजिंग, यानी जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट होते हैं, तो इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बिना पर सर्टन जो बोटलनेक्स है इकोनॉमी के अंदर वो अपीयर होने लगते हैं, और इनका नतीजा क्या आता है कि इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो राइज होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, और ये प्रोसेस जो है तब तक चलता रहता है कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, जब तक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, यानी जब तक उस इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन तक न पहुंचा जाए। यानी दिस हैपन्स कंटिन्यूअसली टिल द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड इन एन इकोनॉमी। The rise in prices during this period is known as bottleneck inflation, okay? या हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी इन्फ्लेशन। यानी ये जो पैसा या ये जो राइज इन प्राइसेस इस पीरियड के बीच में होता है, ठीक है ना, उस राइज ऑफ प्राइसेस का होना उस पीरियड में क्या कहलाता है, बोटलनेक इन्फ्लेशन और सेमी इन्फ्लेशन, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट जो ही इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन डेवलप होती है, या जो ही इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली स्टेज पर पहुंचती है, उसके बावजूद अगर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड, उसके पार, ठीक है ना, तो वैसा होने से क्या होगा कि उस इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है वो सीज हो जाता है, वो ठहर जाता है, वो बढ़ नहीं पा रहा है अब, ठीक है ना। और क्या होता है, राइज इन प्रपोर्शन विद द मनी सप्लाई, ठीक है ना, यानी आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, तो राइज इन प्रपोर्शनेट विद द मनी सप्लाई, यानी जितना मनी सप्लाई अब बढ़ जाता है उतना अब उस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद यानी आउटपुट जो है वो उतना नहीं बढ़ जाता, इंक्रीज नहीं होता। हम यूं कह सकते हैं कि द रेट ऑफ मनी सप्लाई इज मोर और फास्टर इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, आफ्टर द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है ना।
और उस समय वो जो राइज इन प्राइसेस ज्यादा होता है, आउटपुट उतना नहीं बढ़ पाता है, बट राइज इन प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसी चीज को एज पर जेम्स लॉर्ड केनियस ने क्या बता दिया, दिस इज ट्रू इन्फ्लेशन। तो जेम्स लॉर्ड केनियस का ये मानना है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बाद मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, उस इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई से आउटपुट जो है वो सीज होता है और मनी सप्लाई जो है वो फास्टर रेट में बढ़ जाता है। तो इस वजह से वहां पर एक सिचुएशन आ जाती है और उस सिचुएशन से राइज इन प्राइसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एंड दैट सिचुएशन एज पर जेम्स लॉर्ड केनियस इज कॉल्ड ट्रू इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन वहां पर होता है। और उनका यह मानना है कि ट्रू इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज के बाद स्टार्ट होता है, और अगर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज इकोनॉमी में राइज इन प्राइस लेवल होता है तो उस चीज को सेमी इन्फ्लेशन का नाम जेम्स लॉर्ड केनियस ने दिया। लेकिन जेम्स लॉर्ड केनियस ने जो स्टेटमेंट दिया उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, यानी ड्रॉबैक्स ऑफ केनियस एनालिसिस। जेम्स लॉर्ड केनियस के का जो स्टेटमेंट है उसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक नंबर 1, इसके 2 ड्रॉबैक्स है। इट लेज एम्फेसिस ऑन डिमांड साइड एज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड नेग्लेक्ट्स द सप्लाई साइड। यानी उनकी जो डेफिनेशन है, उनका जो कंक्लूजन है इन्फ्लेशन के बारे में, उसमें वो ये बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई वाले एस्पेक्ट को। तो इसलिए यह कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादा सिट्रस किस चीज के ऊपर किया, डिमांड साइड के ऊपर, और उन्होंने डिमांड साइड को एज ए कॉज बनाकर खड़ा कर दिया इन्फ्लेशन का। लेकिन साइमल्टेनियसली वो एग्रीगेट सप्लाई या कॉस्ट साइड ऑफ द इन्फ्लेशन जो है उसको उन्होंने पसिपुष्ट डाल दिया, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात ही नहीं। इट इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी, उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर किया कि प्राइस राइज की वजह से फर्दर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हो सकता है, विच में इन टर्न लीड टू फर्दर राइज इन प्राइस, और इसकी वजह से फर्दर राइज इन प्राइस का होना मुमकिन है। ये दूसरा पॉइंट उनका जो ड्रॉबैक के हिसाब से हम ले लेते हैं। और फिर अगर हम कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि भाई लास्ट में हमने क्या सीखा कि डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन कैन बी स्टेटेड, इन्फ्लेशन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंटिन्यूअसली प्राइस जो है राइज होता जाता है ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, और ऐसी सिचुएशन में क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो है या क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका डिक्रीजिंग वैल्यू होता है या वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होता जाता है। बस इस कंक्लूजन के साथ ये क्वेश्चन यहां पर इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बखूबी समझ गए होंगे।